सेलुलर इंजरी द कोर आइडिया द सेल ट्राइज टू अडॉप्ट। अगर तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा ना तो सेल इंजर होगा, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। अब है कि एक सेल है, कौन से टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं जिनसे वो इंजर होता है, तो वो हाइपोक्सिया है, ट्रॉमा है, इन्फ्लेमेशन है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है और जेनेटिक म्यूटेशन है। अब यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी स्ट्रेस होता है या फिर कोई भी म्यूटेशन हो वो स्ट्रेस होता है। और ट्रॉमा या इन्फ्लेमेशन भी स्ट्रेस होता है, सिर्फ एक हाइपोक्सिया स्ट्रेस नहीं होता, ट्रॉमा या इन्फ्लेमेशन भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि स्वेरिटी डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ना स्ट्रेस को, वो इस्कीमिया को। अब सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस है ना वो इस्कीमिया ही है। जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है न्यूरॉन्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है वो है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, अब एक पेशेंट है वो कार्डिक अरेस्ट के साथ आता है, सबसे पहले उसका कौन सा बॉडी का टिश्यू डैमेज होगा या इंजर होगा या डाई करेगा, तो वो न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, अब उसके बाद है कि हमारे पास स्लोली डिवेलपिंग इस्कीमिया। एक किस्म होती है जिसमें स्लोली डिवेलपिंग इस्कीमिया बनता है। ठीक है, कि आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, कि मतलब कि ब्लड सप्लाई पहुंच रही थी या ऑक्सीजन पहुंच रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पहुंच रहा था, तो उससे क्या होगा, एट्रोफी होगी। एट्रोफी होगी, उससे सेल की डेथ नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि एट्रोफी के साथ क्या होता है कि एट्रोफी में हमने क्या पढ़ा था कि या तो ऑटोफेगी हो जाएगी कि हाँ यार अगर तो इस्कीमिया हो रहा है, सेल के पास इतना इतना नहीं है, तो वो क्या जैसे अपने घर का सामान बेच के गुजारा कर लिया, इस तरह वो अपने आप को खा के गुजारा कर लिया। यहाँ से एट्रोफी में हमने क्या पढ़ा था कि सेल अपना, या तो सेल अपना नंबर कम कर लेगा। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना। अपना नंबर कम कर लेगा सेल। ठीक है, तो वो अपना नंबर किस तरह कम करेगा, अपॉप्टोसिस करके। ठीक है, और अपने साइज को किस तरह स्मॉल करेगा, यूबिक्विटिन प्रोटीएज एक्ट के साथ या तो फिर ऑटोफेगी के साथ। ठीक है, कि या तो वो अपने आप का साइज छोटा कर ले या वो अपने अपना नंबर कम कर ले। तो वो अपना नंबर जब करेगा ना तो वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी, वो अपॉप्टोसिस होगी, वो सेल इंजरी में या फिर सेल डेथ में जो नेक्रोसिस वाला पार्ट आता है ना वो उसमें नहीं आती। ठीक है, तो अब अगर स्लोली कोई भी इशू आएगा ना तो सेल एट्रोफी करवाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब हमारे पास सडन चीज़ आ गई है। ठीक है, सडन जो भी ब्लॉक होगा, एकदम स्ट्रेस आएगा, उससे सेल इंजरी हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब स्लोली कोई भी चीज़ हो रही होगी सेल एट्रोफी ही करेगा, सेल एकदम नेक्रोसिस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सडन एक कोई चीज़ आ गई है तो सेल इंजर हो जाएगा, और सेल इंजर होने के बाद फिर जो भी डेथ उसकी होगी। ठीक है, अब हाइपोक्सिया की डेफिनेशन है कि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक जा नहीं रहा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब जो ऑक्सीजन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट स्टेप होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर स्टॉप हो जाए ना तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से एटीपी नहीं बनता। फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि एटीपी बन रहा होता है ना, फॉस्फोरिलेशन ही नहीं होती जिससे एटीपी नहीं बनता और सेल की फिर इंजरी हो जाती है। क्योंकि जब सेल के पास एटीपी नहीं ना होता तो सारा मसला स्टार्ट ही वहां से होता है। ठीक है, अब इस्कीमिया। इस्कीमिया में क्या है कि ब्लड है, ब्लड फ्लो है, लेकिन ब्लड फ्लो डिक्रीज है। ठीक है, इस्कीमिया में ब्लड फ्लो में मसला होता है कि ब्लड का फ्लो कम है। ठीक है, कि ब्लड ही नहीं है तो आगे ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। ऑक्सीजन एक न्यूट्रिएंट है, सेल के लिए ज़रूरी है, और सेल नहीं होगा तो इंजरी हो जाएगी। और ब्लड जिस चीज़ से मतलब कि इस्कीमिया के अंदर हमारे वो चीज़ें नहीं आती कि हमारे मतलब कि कोई और मसला हो, ये ब्लड से रिलेटेड ही होगा तो इस्कीमिया होगा। ठीक है, अब एथ्रोस्क्लेरोसिस जिसमें ऑब्वियसली आर्टरी ब्लॉक्ड है, पार्शली ब्लॉक्ड है या वट एवर ब्लॉक्ड है। उसके बाद वीनस ब्लॉकेड, वीनस ब्लॉकेड में क्या होता है, वुड कैरी सिंड्रोम होता है कि अब वीनस ब्लॉक है, आर्टरी ब्लॉक नहीं है, वीनस ब्लॉक है, लेकिन ब्लड जो है वो लीव नहीं कर रहा है
लिवर को, ब्लड लिवर के अंदर ही रही जा रहा है, स्टे कर रहा है बुट कैरी में ना। तो उसके अंदर क्या है कि वो ब्लड अगर लिवर के अंदर है तो बाहर तो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि इस्कीमिया तो फिर भी किसी ना किसी लेवल में ब्लड का फ्लो कम है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास वो सारी शॉक, शॉक में क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर ही ब्लड फ्लो ख़राब हो जाता है, तो ये शॉक हो गया या एम्बोलस आ गया या बुटक्यारी हो गया या एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो इसकी वजह से इस्कीमिया होगा, ठीक है। उसके बाद है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब है कि ब्लड फ्लो की यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ऑक्सीजन ही कम है, इस्कीमिया में ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम था, हाइपोक्सीमिया के अंदर लो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। इसको हम किस तरह से याद करेंगे कि यार मतलब सैचुरेशन जो है वो लेस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी लेस है, लेकिन फ्लो तो ठीक है, सही है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज मतलब कि ऑक्सीजन कम हो गया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है। अब कौन सी सिचुएशन है, जैसे हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, ऑक्सीजन बाहर ही कम होता है, तो वो डिफ्यूज ही नहीं होता लंग के अंदर, सही तरह से आता ही नहीं है, मतलब डिफ्यूज नहीं, मतलब कि वो लंग के अंदर उतना है ही नहीं है कि वो इंसान को मिल सके जितना उसकी ज़रूरत है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, सैचुरेशन कम हो गई, ठीक है। उसके बाद है हाइपोवेंटिलेशन, अब बंदा बहुत ही स्लोली जो है ना ब्रीथ कर रहा है, जब बंदा बहुत ही स्लोली ब्रीथ कर रहा है तो वो अपने बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है पर वो अपने अंदर नहीं लेके जा रहा, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रहा, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड ने निकलना नहीं है ऑक्सीजन कम ही रहेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि आप इनहेल कम कर रहे हो और आप एक्सहेल कर ही नहीं रहे या कम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन डिफेक्ट आता है। अब डिफ्यूजन डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है, मूविंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड, ठीक है, कि मतलब ब्लड फ्लो भी ठीक आ रहा होता है, बाहर एक्सटर्नल से ऑक्सीजन भी ठीक आ रहा है, बॉडी में ऑक्सीजन आ भी ठीक रहा है, लेकिन ब्लड में नहीं जा रहा, ठीक है, ब्लड में वो जा ही नहीं रहा। तो उसमें वैसा क्या होता है कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है लंग की, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि लंग इतना थिक होता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो बाहर से क्रॉस होके लंग में जाती ही नहीं है, ब्लड में जाती ही नहीं है लंग से। उसके बाद क्या होता है कि वेंटिलेशन और परफ्यूजन का मिसमैच हो जाता है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो कि एयर जो है वो एल्वियोलाई तक पहुंच ही नहीं रही, लाइक मसला दरमियान में आ गया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई कोलैप्स हुआ है लंग या एटिलेक्टेसिस है, क्या प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन जो है ना वो वेंटिलेशन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लंग तक पहुंच ही नहीं रहा क्योंकि एयर ही नहीं पहुंच रही, ठीक है, लंग तक। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि या तो जो लंग है वो बड़ी अच्छी तरह से आ रहा है ऑक्सीजन, उसके बाद मसला ये है कि कोई फाइब्रोसिस भी नहीं है, लंग अपना ऑक्सीजन दे भी सकता है लेकिन ब्लड आ ही नहीं रहा लंग पे, ब्लड आ ही नहीं रहा। तो नॉर्मली क्या होती है, लेफ्ट टू राइट शंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुई होगी, राइट टू लेफ्ट शंट हुई होगी क्योंकि ब्लड आ ही नहीं रहा, ब्लड आता ही नहीं है लंग पे सही तरह से, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है उसने ये दिया हुआ है कि अगर फाइब्रोसिस हो तो डिफ्यूजन का डिफेक्ट होता है कि डिफ्यूज नहीं हो रहा, ऑब्वियसली लंग से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन नहीं जा रहा ब्लड में। उसके बाद अगर कोलैप्स रंग हो तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है, अगर राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब हो तो भी वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है। उसके बाद है अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं कि ऑक्सीजन की नॉर्मल जो कैपेसिटी होती है ब्लड की, अब अगर अनीमिया में बात करें तो वहाँ पे अनीमिया में ऑक्सीजन जो ब्लड है वो क्या है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी का मसला नहीं है, हीमोग्लोबिन ही कम है, ठीक है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी नॉर्मल होगा और सैचुरेशन भी नॉर्मल होगी, क्योंकि आप जब अपना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन या आप सैचुरेशन देख रहे होते हो ना तो वो आप देख रहे होते हो कि कितनी हीमोग्लोबिन ने अटैच किया हुआ है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो आप उस टाइम पे हीमोग्लोबिन के लिहाज से सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख रहे होते हो, तो अनीमिया के अंदर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल होती है, ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है।
अच्छा, अब अनीमिया में वो कहता है कि बड़े सारे होते हैं, वो चूज़ कर लेते हैं कि लो ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर या फिर सैचुरेशन कम को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने ऐसे नहीं करना। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की निस्बत में हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो नॉर्मल है ना, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मतलब है कि अब एक हीमोग्लोबिन है, उसको कितनी ही ऑक्सीजन अवेलेबल है कि हाँ यार तुम यूज़ कर लो। ये मैंने ऐसे याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, ठीक है, कि तुम यूज़ कर लो। तो ऑक्सीजन तो अपना बराबर है ना। जो सैचुरेशन है वो ये है कि हीमोग्लोबिन के साथ कितनी जुड़ी हुई है ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू टोटल हीमोग्लोबिन ना, उसको टोटल हीमो जो भी होगी उसको देखना है, सही है। तो इसके अंदर ये कम होगी, क्यों? क्योंकि बहुत सारी हीमोग्लोबिन ऐसी होगी जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा होगा, तो सैचुरेशन ऑक्सीजन की कम होगी, ठीक है। अब जब स्मोक हम करते हैं या इनहले करते हैं या फायर होती है या गार्बेज होता है, सॉरी गराज में, गार्बेज नहीं गराज में, या फिर हमारा जो कार का एग्जॉस्ट सिस्टम होता है या गैस का हीटर होता है, तो ये सारी जिनमें से धुएं निकल रहे हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। गैस हीटर, कार एग्जॉस्ट, फायर, गैरेज, गराज, और जो भी कहते हैं स्मोक इनहेलेशन, ठीक है। उसके बाद शुरू शुरू में क्या होता है कि हेडेक होती है, बाद में क्या होता है कि कोमा में बंदा जा सकता है, बाद में डेथ भी हो सकती है। अब जो चेरी रेड स्किन होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस इज ओनली एंड ओनली इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। चेरी रेड स्किन। उसके बाद है मेट हीमोग्लोबिनीमिया। मेट हीमोग्लोबिनीमिया में क्या होता है कि नॉर्मली ऑक्सीजन ना Fe2+ में होता है और वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है आयरन ना, लेकिन अगर आयरन Fe3+ में कन्वर्ट हो जाए तो वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करता, ठीक है। और ये इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना, एक के मतलब कि ऑक्सीडेटिव ड्रग्स कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवा जाते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या होता है कि हमारे पास सल्फा और नाइट्रेट्स, ये दोनों ड्रग्स ऐसे हैं, सल्फा और नाइट्रेट्स, सल्फा और नाइट्रेट। और ना न्यूबॉर्न में भी ऐसे होता है कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो Fe2+ है वो 3+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और पेशेंट अब साइनोटिक होगा, चॉकलेट ब्राउन उसका ब्लड होगा। और तो मतलब कि क्यों, क्योंकि मेट हीमोग्लोबिन जो होती है ना वो चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है, वो नॉर्मल रेड कलर की नहीं होती। और पेशेंट साइनोटिक होगा क्योंकि ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं ले रहा, ठीक है। हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट होता है ना, आयरन में है तो हीमोग्लोबिन पे लगा होगा ना। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, आईवी मिथाइलिन ब्लू दे देते हैं। आईवी मिथाइलिन ब्लू कन्वर्ट करा देती है Fe3+ को Fe2+ में। और इसके अंदर क्या होता है कि रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल इंजरी का क्या, अब न्यू चीज़ आ गई है, ठीक है। रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है। हर चीज़ स्टार्ट एटीपी की डिप्लेशन से ही होती है, ठीक है। अब एटीपी डिप्लीट हुआ, एटीपी डिपेंडेंट पंप फेल हो गए, जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप फेल हो गया। नॉर्मली सोडियम बाहर रहना चाहता है, सेल के अंदर नहीं रहना चाहता, सेल के अंदर ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो सोडियम बाहर होता है। अब ये जब सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो फेल हो गया तो सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। जब सोडियम अंदर आना शुरू हो गया तो सेल स्वेल करना शुरू हो गया, ठीक है। अब जो जो सेल के ऊपर चीज़ें होती है ना, मतलब सेल मेम्ब्रेन ब्लब्स बन जाएंगे, ठीक है। सेल क्योंकि बहुत ही बड़ा हो गया, स्वेल कर गया है, तो उसके अंदर भी अब इतना ठूसो कि वो बाहर ब्लब ब्लब कर जाए, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में ब्लब्स आ जाते हैं, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, क्योंकि माइक्रोविलाई भी फूल जाते हैं, ठीक है। और वो टूट टाट जाते हैं, इस तरह इतनी स्वेलिंग होती है, क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं ना, वो तो वो बर्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। अब ये यहाँ तक का हिस्सा इरिवर्सिबल नहीं है, सॉरी रिवर्सिबल है, ठीक है। क्योंकि अभी तक ब्लैब तो ज़रूर आए हैं सेल के अंदर, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन अभी तक बर्स्ट बुर्स्ट नहीं किया सेल, ठीक है। उसके बाद एक एक तो चीज़ ये एडिमा की हो गई, स्वेलिंग की हो गई। दूसरी मतलब कि सेल के अंदर एडिमा हुआ ना, मतलब कि एडिमा तो हुआ ही नहीं, फिर सेल के अंदर स्वेलिंग हुई, सेल स्वेल कर गया, ठीक है, एडिमा नहीं हुआ, सॉरी।
अब क्या हुआ कि सेल जो है ना वो उसका जो कैल्शियम होता है ना वो फॉल कर जाता है, ठीक है। सेल का कैल्शियम पंप फॉल कर देता है और कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली सेल के अंदर कैल्शियम या सोडियम दोनों नहीं रहना चाहते, पोटेशियम ज़रूर रहता है सेल के अंदर। अब क्या होता है कि सेल के अंदर इतना ज़्यादा कैल्शियम आ जाता है कि वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करा देता है, कि वो अब कहता है कि मैं आ तो गया हूँ, मैं डिस्ट्रक्शन करा के छोड़ूंगा। तो कैल्शियम डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करा के डिस्ट्रक्शन करा देता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, आप देखो दो चीज़ पड़ी है, एक तो सेल स्वेल करता है, सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम पंप। उसके बाद एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाती है। अब ऑक्सीजन नहीं है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है क्योंकि एनारोबिक शुरू हो जाती है। और जब पीएच फॉल करती है ना तो जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर कर जाती है, और जो डीएनए होता है ना वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रोटीन भी डीनेचर हो गई और डीएनए भी प्रेसिपिटेट हो गया। एक और बात थी कि जब सेल स्वेल कर रहा था ना, सेल स्वेल कर रहा था तो सारी ऑर्गेनेले का भी मसला हो रहा था। वाटर जो है ना वो अंदर आया और सेल स्वेल किया, और एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल कर गया। अब उसको स्वेल करने की वजह से क्या हुआ कि उसके ऊपर जो राइबोसोम लगे हुए थे ना वो डिटैच होकर नीचे गिर गए। अब जब तक वो राइबोसोम इस तरह गिर गए, ठीक है, तो वो तो नॉन फंक्शनल हो गए ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस तो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इसका बज़वर्ड यही है कि सेल में अगर स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लैब हो जाएगा, लॉस ऑफ माइक्रोबिलाई हो जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग हो जाएगी, राइबोसोम फॉल कर जाएंगे। इसका तमाम का ही मतलब है कि अभी तक ये रिवर्सिबल इंजरी है। उसके बाद आती है इरिवर्सिबल इंजरी, कि इवेंचुअली ना मेम्ब्रेन ने अब ब्रेक करना है। दिस इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है। मेम्ब्रेन अब डैमेज कर जाएगी, ठीक है। देखो होता ये है कि जब मेम्ब्रेन डैमेज कर जाती है ना, वो जो ब्लैब बन गए थे वो सोचो कि फट गए हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन डैमेज कर गई है। तो सेल के अंदर के कंटेंट्स जो है ना वो बाहर आ गए हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन बाहर आ जाता है। ट्रोपोनिन इसीलिए बाहर आ जाता है ना, इसीलिए ये एमआई के अंदर जो है ना वो एक मार्कर होता है कि अब निक्रोसिस हो गई है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, इसको दिखा। तो क्या होता है कि और कैल्शियम अंदर आता है। एक तो सेल की इंपॉर्टेंट चीजें ट्रोपोनिन वगैरह बाहर चला जाता है, कैल्शियम और ज्यादा अंदर आने जाता है। अभी तो ये सेल मेम्ब्रेन की बात थी, अब ऑर्गेनेले की बात है। अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद हो गई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, साइटोक्रोम सी जो है ना लीक करके बाहर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइटोक्रोम सी लीक करके बाहर आ गया, इसका मतलब है कि सेल की अब जो है ना वो इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है, अब नहीं सेल को रोक सकते मरने से। और ये अपोप्टोसिस में होता है, ठीक है, मतलब सेल की डेथ में। उसके बाद ना लाइसोसोमल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो अब लाइसोसोम डैमेज हो गए तो एंजाइम्स खुल जाएंगे जो कि सर सेल को अंदर से खाक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास, उसने ना एक टेबल बनाया हुआ है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन ना, एंड में एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। अगर तो फर्स्ट एटीपी डिपेंडेंट, मतलब पहले शुरू में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप खराब होता है, कैल्शियम खराब होता है, सेल स्वेल कट जाता है, उसके बाद मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। अब मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो इरिवर्सिबल स्टार्ट हो गया, इरिवर्सिबल स्टार्ट हो गया तो ट्रोपोनिन बाहर आएगा, साइटोक्रोम सी बाहर आएगा। अब ट्रोपोनिन जब बाहर आएगा ना तो वो इस चीज़ को दिखाएगा कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है। और साइटोक्रोम सी जब बाहर आएगा ना तो वो इस चीज़ का मार्कर होगा कि अब एपोप्टोसिस शुरू हो गई है, अब सेल डेथ में है, ठीक है, साइटोक्रोम सी रिलीज। स्मोक, फिर जब स्मोक इनहेलेशन करते हैं या फिर चेरी रेड स्किन आएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी। साइनोसिस प्लस चेरी कलर्ड प्लस चॉकलेट कलर ब्लड होगा तो वो मेथ हीमोग्लोबिन होगा। ट्रीटमेंट फॉर मेथ हीमोग्लोबिनीमिया क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू
मोस्ट सेंसिटिव टू इस्कीमिया कौन होते हैं? न्यूरॉन। मोस्ट रेजिस्टेंट टू इस्कीमिया कौन होते हैं? स्केलेटन मसल। स्लो इस्कीमिया होगा तो एट्रोफी होगी, सडन होगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। अब वो कुछ क्वेश्चंस है कि अब एक सेल है, सबसे पहले उसने अपना एटीपी लूज कर दिया, सबसे पहले क्या होगा? अब एटीपी लूज मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप होता है, तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि सेल स्वेल कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि एक पेशेंट है, वो एक फायर लग गई है तो उसके सर में दर्द है और चेरी रेड स्किन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी। अब एक पेशेंट है, वो सल्फा ड्रग्स ले रहा है या नाइट्रेट्स ले रहा है, और उसके बाद उसको ना साइनोसिस डेवलप हो गई है और उसका ना ब्लड अब चॉकलेट ब्राउन हो गया, तो क्या होगा? उसको मेट हीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा और उसको आईवी मिथाइलिन ब्लू देंगे। उसके बाद है कि एक पेशेंट है, उसको एक्यूट रीनल इम्बोलस हो गया है, तो उसको क्या होगा? सेल इंजरी। अगर मैं कहूँ कि उसको स्लो रीनल एथरोस्क्लेरोसिस, तो क्या होगा उसको? तब उसको होगा एट्रोफी।